लगता है सब शुरू हो गया है। रूस ने अपने उत्तरी पड़ोसियों के साथ सीमाएं आपातकालीन रूप से बंद कर दी हैं और अब कोई भी रूसी नागरिक केवल बेलारूस या एशियाई देशों में ही जा सकता है, यूरोप में नहीं। अब से 3 नाटो देश रूसियों के लिए बंद हैं। इसी समय जर्मनी ने भी आधिकारिक रूप से और आपातकालीन तरीके से अपने नागरिकों को रूस का क्षेत्र तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के मुख्य कमांडर सिरिस्की ने सीधे तौर पर कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी जनरल स्टाफ ने पहले ही नए हमले की योजनाएं तैयार कर ली है और सबसे संभावित हमला उत्तर में, खासकर चेरनिहिव क्षेत्र में हो सकता है, या फिर हमला सीधे तौर पर नाटो देशों पर होगा। इसी बीच यूक्रेनी फ्लेमिंगो मिसाइलें मोर्चे से 1500 किलोमीटर दूर इस्कंदर मिसाइलों के कारखानों को जला रही हैं और अब लगभग आधा रूस इन शानदार यूक्रेनी मिसाइलों की पहुंच में आ गया है। इस एपिसोड में हम ये बातें विस्तार से बताएंगे। पहली बात, पुतिन द्वारा अचानक सीमाएं बंद करने का क्या मतलब है और क्यों यूरोप ने पूरे रूस से अपने लोगों को निकालने की बात शुरू कर दी है। दूसरी बात, यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों ने क्रेमलिन को किस तरह फंसा दिया है। तेल रिफाइनरियां जल रही हैं, ईंधन संकट भड़क रहा है, रूसी संसद चुनाव से ठीक पहले, और खुद व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के अनुसार अपनी ही हार के बंधक बन गए हैं। तीसरी बात, रूस किस दिशा में तनाव बढ़ा रहा है, ये चेरनिहिव दिशा है। पोलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ उकसावे, और जाहिर है रूस में नई लामबंदी की अफवाहों का सवाल भी है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, क्या यूक्रेन के रूस के भीतर गहराई तक किए गए हमले पुतिन की योजनाओं को विफल कर सकते हैं, खासकर तनाव बढ़ाने में, या क्या ये हमले उससे युद्ध में दांव बढ़ाने के लिए और उकसाएंगे। हमेशा की तरह अब इन बातों को एक साथ समझेंगे। मेरा नाम अलेक्सई पिचिए है। आइए इन सभी विषयों पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को लाइक करें। वीडियो के नीचे कमेंट करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिर मैं तुम्हें क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ। डीजल पेट्रोल, हाँ, याल्टा में हमारे यहाँ पेट्रोल 600-650 तक बिक रहा है, 300, 350, 400 में भी मिलता है। सबका अलग अलग है, लेकिन याल्टा में घूमने वालों को 1000 रूबल में बेचते हैं। आप ये पेट्रोल पुतिन को कितने में देते? पुतिन को तो मैं उसके मुंह में ही ठूस देता। तो चलिए उस खबर से शुरू करते हैं जिसने असल में इस एपिसोड को नाम दिया है। रूस अपनी सीमाएं बंद कर रहा है, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि हालात और बिगड़ने की तैयारी हो रही है। रूस सरकार ने आज से यानी 1 जुलाई से फिनलैंड, एस्टोनिया और लातविया की सीमा पर रेलवे चेक पॉइंट से आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है। आदेश की भाषा सूखी है, बल्कि कहे तो चिंताजनक है। राज्य सीमा के कुछ हिस्सों पर रेलवे चेक पॉइंट से व्यक्तियों, वाहनों, सामान और माल की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और यही इस स्थिति में महत्वपूर्ण है। इस फैसले के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है और प्रतिबंधों की अवधि भी नहीं बताई गई है। यही स्पष्टीकरणों की कमी संकेत है, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं या डर नहीं है तो सीमाएं बंद नहीं करेंगे, बाकी सब देखते हुए भी, जिसके बारे में मैं आगे एपिसोड में बताऊंगा। ये आगे तनाव और अलगाव बढ़ाने की तैयारी जैसा लगता है। दूसरी ओर मैं तुरंत ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले ही रूसी संघ के मुर्मांस्क क्षेत्र में बस सीधे ही फेडरल हाईवे बंद करना शुरू कर दिया गया और वहां राजधानी की ओर जाने वाले हर वाहन की जांच की जा रही है। रूस सरकार ने क्षेत्र में प्रवेश पर मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट बंद कर दिया। सुरक्षा बल कारों की पूरी तरह से तलाशी ले रहे हैं, खासकर उनके डिक्की में क्या है इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और ट्रकों की तलाशी प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से ली जा रही है। सोमवार को मुर्मांस्क ऑपरेशनल मुख्यालय ने इन पूरी जांचों की पुष्टि की और ड्राइवरों को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा में कुछ घंटे अतिरिक्त जोड़ लें। मुर्मांस्क क्षेत्र में प्रवेश जांच से पहले लंबी कतार लगती है। 27 जून को मुर्मांस्क क्षेत्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी। फिनलैंड और नॉर्वे से सटे इलाकों के निवासियों को विदेशी तोड़फोड़ और जासूसी समूहों की गतिविधियों के बारे में चेतावनी दी गई। हालांकि यह संदेश जल्दी ही हटा दिया गया और चश्मदीदों के मुताबिक क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से आतंकवाद रोधी अभियान का विशेष सुरक्षा प्रबंध लागू कर दिया गया और अब सीमाओं को भी बंद किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि पूरी तरह से परिवहन की जांच और सीमा बंद करना संभव है, क्योंकि यूक्रेनी ऑपरेशन पाउतीना की पुनरावृत्ति का डर है, जिसके दौरान ट्रकों में छिपाए गए ड्रोन ने रूसी रणनीतिक सैन्य हवाई ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें मुर्मांस्क क्षेत्र की ओलेनिया एयरबेस भी शामिल है।
तब पिछले साल इस ठिकाने पर 4 परमाणु बम वर्षक TU-95 को निशाना बनाया गया था। एक सैन्य परिवहन विमान AN-12 और एक सुपरसोनिक मिसाइल ले जाने वाला TU-22M3। लेकिन लगभग उसी समय जब सीमाएं बंद की गईं, रूस की ओर से दूसरी खबर भी आई और ये खबर इस बारे में है कि यूरोप में इस स्थिति को कैसे देखा जा रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने रूस की यात्रा के लिए सिफारिशों को और कड़ा कर दिया है और अपने नागरिकों से इस देश को तुरंत छोड़ने का आग्रह किया है। अगर पहले चेतावनी मुख्य रूप से यूक्रेन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए थी, तो अब ये चेतावनी पूरे रूस के समूचे क्षेत्र में लागू होती है। जर्मन विभाग ने चेतावनी दी है कि रूस के पूरे क्षेत्र में ड्रोन हमलों का खतरा बना हुआ है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र हाल के महीनों में ड्रोन हमलों का बार बार निशाना बने हैं। मॉस्को के चारों ओर वायु रक्षा प्रणाली को काफी मजबूत किए जाने के बावजूद ड्रोन हमले और उनके मलबे के गिरने से नुकसान हुआ है, जो कई मामलों में काफी गंभीर था। जर्मनी जिन इलाकों को सबसे खतरनाक मानता है वे हैं जर्मनी बेल्गोरोज, ब्राइंस्क, कुर्स्क, वोरोंज, रोस्टोव क्षेत्र और क्रास्नोदार क्राय को सबसे खतरनाक मानता है। और फिर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने इसकी एक पूरी सूची जारी कर दी। रूस में रहना ही नहीं, वहां होना भी अब असुरक्षित क्यों है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने संभावित हवाई यातायात बाधाओं की चेतावनी दी है। रूस में ड्रोन हमलों के चलते अक्सर हवाई अड्डों के संचालन पर प्रतिबंध लगते हैं, जिससे उड़ानों में देरी और रद्दीकरण होता है। सिफारिशों में रूस के कुछ क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति रुकावट का उल्लेख है। अलग से जर्मनों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के जोखिम और सीमित वाणिज्य दूतावास सहायता की संभावनाओं के बारे में चेतावनी दी गई है। मैं ये भी जोड़ूंगा कि जर्मनों से कहा गया कि आप जंगली दंदे रूसियों के पास रहते हैं, इसलिए वहां से चले जाएं। खासकर व्लादिमीर पुतिन के तोड़फोड़ से जुड़े पागलपन भरे डर के माहौल में जर्मनों से आखिरकार वहां से चले जाने का अनुरोध किया गया। जवाब में यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों से रूस छोड़ने का आग्रह किया, ताकि इन जंगली रूसियों को सभ्य दुनिया से पूरी तरह से काटा जा सके। लेकिन यह समझने के लिए कि जर्मनी ने अचानक पूरे रूस में ड्रोन की बात क्यों की, हमें यह देखना होगा कि यूक्रेन क्या कर रहा है। और वो एक रणनीतिक काम कर रहा है। वो रूस के पूरे क्षेत्र को हमले के दायरे में बदल रहा है। ताजा उदाहरण है 1 जुलाई की रात। उस रात यूक्रेनी ड्रोन ने पेंजा पे हमला किया। हमले की चपेट में रोसकॉस्मोस का भौतिक माप अनुसंधान संस्थान आ गया। ये कोई इत्तफाकी निशाना नहीं, बल्कि रूसी सेना को अंधा करने की रणनीति है। आगे मैं इसका मतलब समझाऊंगा। पेंजा में स्थित संस्थान रॉकेट, अंतरिक्ष और विमानन तकनीक के लिए सेंसर और माप प्रणाली बनाता है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया के अनुसार यही वही कंपनी है। ये Su-34 और Su-57 लड़ाकू विमानों के लिए उपकरण सप्लाई करती है, साथ ही क्रूज मिसाइलें X-101, ख-59M2 इस्कंदर, बुलावा और तोपोल M कॉम्प्लेक्स के लिए भी। और इसी रात एक और जबरदस्त हमला हुआ, रूस के और भी अंदर तक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उफा में तेल रिफाइनरी पर हमले की जानकारी दी। यह फ्रंट लाइन से 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बात उफा शहर के उत्तर में स्थित तेल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स की है। इसका नाम है बाशनेफ्ट उफा नेफ्तहिम। इसकी क्षमता 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है। साथ ही बाशनेफ्ट की उफा रिफाइनरी भी है। यह हर साल 7 मिलियन टन प्रोसेस करता है और इस पर भी हमला हुआ। याद दिला दूं, उफा की तेल रिफाइनरियां 25 जून को भी हमले का शिकार हुआ था। एक हफ्ते में उसी कारखाने पर 2 बार हमला हुआ, सीमा से 1300 किलोमीटर दूर। इन हमलों की फिलॉसफी ज़ेलेंस्की ने संक्षेप में बताई। उदाहरण: हर दिन हमारी योजना लागू होती है। यूक्रेनी प्रतिबंध न्याय संगत है। ये रूस की कार्रवाई के जवाब में है। रूस को अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। याद दिला दूं, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ज़ेलेंस्की ने आदेश दिया था सबसे पहले यूक्रेन की सुरक्षा सेवा को ऐसी 40 दिन की कार्रवाई शुरू करने का, रूस पर रोजाना हमलों की, और अब वो लागू की जा रही है। कुल मिलाकर पिछली रात का पैमाना ऐसा था, सिर्फ एक रात में यूक्रेन ने रूस पर 169 ड्रोन छोड़े। रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये ड्रोन्स उड़ रहे थे अस्त्रखान, बेल्गोरोद, ब्रायंस्क, वोल्गोग्राद, कलुगा, कुर्स्क, ओरल, पेंजा, रोस्टोव, सारातोव, समारा, त्वर और उल्यानोव्स्क क्षेत्रों के ऊपर, क्रास्नोदार, स्तावरोपोल, मॉस्को और कब्जे वाले क्रीमिया क्षेत्रों के ऊपर।
यानी एक ही रात में रूस के यूरोपीय हिस्से का लगभग पूरा नक्शा हमले की चपेट में था। यही है इसका पैमाना। और ये है फ्लेमिंगो मिसाइलें। सबटाइटल्स बनाए गए थे दीमा और ज़ौक द्वारा। सबटाइटल्स बनाए गए थे दिमाट और ज़ौक द्वारा। सबटाइटल्स दिमाग और ज़ौक। सबटाइटल्स बनाए थे दीमा और ज़ौक ने। सबटाइटल्स टीमोटोरसोक द्वारा बनाए गए थे, लेकिन जानते हैं, ड्रोन तो ड्रोन है, लेकिन पिछले दिनों की असली स्टार है यूक्रेनी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो। 27 जून को इसका पहला इस्तेमाल एक चर्चित लक्ष्य पर हुआ। शनिवार की रात वोल्गोग्राद पर मिसाइल हमला हुआ। क्रास्नो ओक्टाबर्स्की जिले में एक औद्योगिक उद्यम क्षतिग्रस्त हुआ है और बाद में पता चला कि निशाना टाइटन बैरिकाडी रक्षा कारखाना था, जो इस्कंदर एम और तोपोल एम कॉम्प्लेक्स के लिए लॉन्चर बनाता है। इस कारखाने को समझना जरूरी है ताकि हमले का सही मूल्यांकन हो सके। यूक्रेनी खुफिया के अनुसार यह संयंत्र रोसकॉस्मोस की संरचना में आता है और इस्कंदर एम ऑपरेशनल टैक्टिकल कॉम्प्लेक्स के लिए स्वचालित लॉन्चर, तोपोल एम के लिए स्वायत्त लॉन्चर और MSTAS हॉवित्जर की आर्टिलरी पार्ट्स बनाता है। यानी एक बार फिर यूक्रेन उन्हीं मिसाइलों के स्रोत पर हमला कर रहा है जिनसे रूस उसके शहरों को आतंकित करता है। ध्यान दे, फिर से हमला कर रहा है। वो रोसकॉस्मोस से जुड़े ठिकाने पर हमला कर रहा है। ध्यान दे, मैं इस एपिसोड में दूसरी बार रोसकॉस्मोस का नाम ले रहा हूं और ये यूं ही नहीं है। आज ब्लूमबर्ग में फ्लेमिंगो मिसाइल हमलों का अच्छा वर्णन है। आगे उद्धरण है। यूक्रेनी हमलों का पैमाना और भौगोलिक विस्तार दिखाता है कि देश की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता कैसे विकसित हुई है। पहले यूक्रेन केवल सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही हमला कर सकता था, लेकिन इस साल रूस की 70% से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कम से कम एक बार अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें पश्चिमी साइबेरिया का ओम्स्क क्षेत्र भी शामिल है, जो यूक्रेनी सीमा से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। और इस छलांग की कुंजी घरेलू यूक्रेनी मिसाइलें और ड्रोन ही हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञ डगलस बैरी समझाते हैं, फ्लेमिंगो रूस के अंदर गहराई तक हमला करने का मौका देता है बड़ी वारहेड के साथ। ये लंबी दूरी के हमलों के अभियान में एक महत्वपूर्ण विकास है। उनके अनुसार रूस के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से प्रहार करने की क्षमता उसके सैन्य औद्योगिक तंत्र के हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है और उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करती है। और ये रूसी जनता को यह भी दिखाता है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की अपनी एक कीमत है। फ्लेमिंगो की विशेषताएं प्रभावशाली हैं क्योंकि इसका उत्पादन सिर्फ पिछले साल शुरू हुआ था। दूरी 3000 किलोमीटर तक बताई गई है। यह संभावित रूप से रूस के यूरोपीय हिस्से के अधिकांश हिस्से और सैद्धांतिक रूप से उरल के पार भी लक्ष्यों को भेदने की अनुमति देता है। वैसे मेरे YouTube चैनल पे फ्लेमिंगो मिसाइल कैसे काम करती है, इस पर एक शानदार एनिमेटेड एपिसोड है और मैं आपको उसे देखने की सलाह देता हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं इस एपिसोड के विवरण में छोड़ दूंगा। ब्लूमबर्ग लिखता है, कुछ हमले जैसे जलती तेल रिफाइनरी बहुत प्रभावशाली होते हैं, जबकि कुछ शांत लेकिन शायद ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 22 जून को मॉस्को क्षेत्र में दुबना अंतरिक्ष संचार केंद्र पर हमला उन कारणों में से एक बना जिनकी वजह से रूस हाल के दिनों में यूक्रेन पर बड़े पैमाने के मिसाइल हमले कम बार कर रहा है। ये फिर रोसकॉस्मोस से जुड़ी एक सुविधा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की लहर इसलिए शुरू नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंतरिक्ष नियंत्रण और संचार केंद्र को नुकसान हुआ है। वे हमलों की तैयारी नहीं कर सकते, वे वहां वही ओरेशनिक आदि लॉन्च नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये कम्युनिकेशन सेंटर्स नहीं हैं तो मिसाइल ऑपरेटर्स भी काम नहीं कर सकते। यानी यूक्रेन वहां सिर्फ गोदाम, तेल, रिफाइनरी आदि ही नहीं चला रहा है, यूक्रेन रूसी मिसाइल प्रोग्राम की आंखें और हाथ व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है। इस्कंदर बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर इन हमलों को निर्देशित और समन्वित करने वाले केंद्रों तक। इसीलिए मैंने आपसे रोसकॉस्मोस की इन सुविधाओं से जुड़े इस अहम बिंदु को याद रखने को कहा था। अब साफ है कि यूक्रेन संचार व्यवस्था को ही निशाना बना रहा है।
अब बात करते हैं कि यूक्रेनी हमले रूस के अंदरूनी मोर्चे पर क्या असर डाल रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूस को डिफॉल्ट, दिवालिया, भुगतान न कर पाने, कंपनियों के बंद होने, छटनी व अन्य आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तेल रिफाइनिंग पर हमलों को रूस की सबसे बड़ी बढ़त को खत्म करने का तरीका बताया गया। घरेलू स्तर पर हम पहले ही इस पूरे संकट के लक्षण देख रहे हैं। ईंधन की कमी है। उदाहरण के लिए गज़प्रोम नेफ्ट और लुकोइल ने पेट्रोल की बिक्री को सीमित करना शुरू कर दिया है, यहां तक कि मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में भी। क्रीमिया में पेट्रोल की कमी के कारण बड़े पैमाने पर छटनी हो रमेन है। सबसे अहम बात, रूस में भारत से समुद्री रास्ते से पेट्रोल आयात शुरू किया है। एक बार फिर एक तेल महाशक्ति किसी और से पेट्रोल खरीद रही है और उसे अपने देश में ला रही है। ये अभी राजनीतिक रूप से खतरनाक क्यों है? क्योंकि रूस में सितंबर में चुनाव होने वाले हैं और ईंधन संकट व्लादिवोस्तोक को प्रभावित कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन को सबसे संवेदनशील समय में। इसीलिए वो इतनी जोर से रूस की सेना की मोर्चे पर अक्सर गढ़ी गई सफलताओं के बारे में चिल्लाने लगे हैं। असल में वो कह रहे हैं, सुनिए, हाँ, आप इस बात पर ध्यान ना दें कि खुद रूस के ऊपर क्या क्या उड़कर आ रहा है। ईंधन संकट पर ध्यान ना दे, इस पर ध्यान ना दे कि वायु रक्षा काम नहीं कर रही है वगैरह। आप मेरी उन कहानियों पर ध्यान दें कि कैसे रूसी सेना हर दिशा में मोर्चे की रेखा तोड़ रही है, कैसे वो नई नई जमीनें कब्जा कर रही है। पिछले 2 हफ्तों में पुतिन के भाषणों का विश्लेषण कीजिए और हर एक में वो बताता है कि रूसी सेना मोर्चा तोड़ रही है। और वो कहता है, हाँ, समस्याएं तो है, जाहिर है, ईंधन की, लेकिन रूसी कब्जाधारी, मुझे उसका ये शब्द पसंद आया, वो कहता है हर दिन हमला कर रहे हैं। जरा ये कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बस ऐसे बात करते हैं जैसे कोई सरत छाप गुंडा। वो कहते हैं हमारे लड़के हर दिन मार रहे हैं। अरे वहां तो लड़के हर दिन मार रहे हैं, हर एक दिन लगातार मार रहे हैं। मुझे नहीं पता, पर मैं हैरान क्यों हूं। गवारों का नेता भी गवार ही होता है। जैसी गवार जनता है वैसा ही उसका नेता है। और याद है जब व्लादिमीर पुतिन ने शिकायत की थी कि यूक्रेनी हमलों का मकसद रूस में अशांति और डर फैलाना है और सबसे अहम, रूसियों को रूस के अपने कदमों पर शक करने के लिए मजबूर करना है। और आज युद्ध अध्ययन संस्थान ने वही दर्ज किया है जो व्लादिमीर पुतिन को कुर्सी पर बेचैन कर देता है। यूक्रेनी हमलों के चलते रूसियों ने इंटरनेट पर युद्ध के अंत की जानकारी ज्यादा खोजनी शुरू कर दी है। आक्रमण की शुरुआत के बाद से सर्च करी का आंकड़ा 2 हफ्तों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। युद्ध अध्ययन संस्थान ने गणना की है कि 22 से 28 जून के बीच एक हफ्ते में सर्च इंजन पर एसवीओ कब खत्म होगा जैसे सवालों की संख्या 1,37,000 तक पहुंच गई। और इन सर्च क्वेरीज का भूगोल असल में पूरी क्रेमलिन नीति के लिए एक तरह से फैसला है, जैसे कि चलो हम प्रमुख शहरों, प्रमुख राजधानियों को युद्ध से बचा लें। इनमें से एक बड़ा हिस्सा मॉस्को और लेनिनग्राद क्षेत्रों में दर्ज हुई, जिन इलाकों को क्रेमलिन ने वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित किया था। लेकिन ये उन्हें यूक्रेनी लंबी दूरी के हमलों से नहीं बचा सका। मैं बताना चाहता हूं कि व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने आदेश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां बनानी है और अधिक वायु रक्षा प्रणालियां विकसित करनी है ताकि रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा की जा सके। असल में पुतिन ने यह स्वीकार कर लिया कि ये प्रणालियां मौजूद नहीं हैं। वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं, उनकी वास्तव में कमी है। इसलिए पुतिन कहते हैं, मैंने आदेश दिया है कि और अधिक बनाओ और अधिक विकसित करो ताकि शायद भविष्य में कभी जो बचा रहेगा, जैसे कि तेल शोधन उद्योग, उसकी सुरक्षा की जा सके। युद्ध अध्ययन संस्थान का निष्कर्ष है कि व्लादिमीर पुतिन ने बड़े शहरों को युद्ध के असर से बचाने की कोशिश की, लेकिन नए आंकड़े बताते हैं कि रूसी समाज इस युद्ध से थक चुका है, क्योंकि क्रेमलिन रूसियों को इसके परिणामों से नहीं बचा सका। और ऐसा लगता है कि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों के हमलों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम कर गया है। वैसे क्रेमलिन से जुड़े पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे में भी रेटिंग गिर रही है। व्लादिमीर पुतिन की स्वीकृति रेटिंग सबसे बड़े यूक्रेनी हमले के बाद मॉस्को क्षेत्र में 74% से गिरकर 69% हो गई, यानी 5% अंक की गिरावट आई। ये कपोर्टने के रिफाइनरी में आग लगने पर हुआ। फरवरी 2026 से पुतिन पर भरोसे का स्तर लगातार घट रहा है और इस समय रूसियों में शांति के लिए तैयार रहने की भावना बहुत अधिक है। कीव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया के अनुसार 81% रूसी युद्ध को कल ही खत्म करने का समर्थन करने के लिए तैयार है
और ये आक्रमण की शुरुआत से अब तक का सबसे अधिक है, जबकि जीत तक युद्ध के समर्थकों की संख्या 13% से घटकर 9% रह गई है। यानी सिर्फ 9% रूसी युद्ध को जीत तक जारी रखने का समर्थन करते हैं। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वयं व्लादिमीर पुतिन इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। रविवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कीव ने एक दूसरे के क्षेत्र पर हमले न करने और सैन्य कार्रवाई सीमित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वे इससे सहमत नहीं थे क्योंकि इससे यूक्रेनी सेना को फायदा होता। उन्होंने मुख्य लक्ष्य डोनबास और नोवोरोसिया की अंतिम मुक्ति बताया। यही इस गतिरोध की जड़ है। रूसी जनता हो सकता है कि कभी चाहे, हो सकता है कि ना चाहे। रूस की अर्थव्यवस्था साफ तौर पर जल रही है और क्रेमलिन में बैठा व्यक्ति अधिकतमवादी लक्ष्यों पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वो समझता है कि युद्ध के बाद उसकी अपनी ही एलिट्स उसे खत्म कर देंगी, जो पूछेंगी तो आखिर इस पूरे युद्ध का मकसद क्या था। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन रूपी चूहे को कोने में धकेला जाता है तो वो रेबिस से संक्रमित मुंह से झाग निकालता चूहा आखिरी ताकत से हमला करने की कोशिश करता है। ये जीव विज्ञान है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की ने कहा कि रूस के जनरल स्टाफ ने व्लादिमीर पुतिन की मांग पर यूक्रेन में नए आक्रमण के कई परिदृश्य तैयार किए हैं। सबसे संभावित विकल्प उन्होंने इस तरह बताया। सबसे संभावित विकल्प, और ये कई आंकड़ों से पुष्टि होती है, रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र से उत्तर में आक्रामक कार्रवाई, कीव पर नहीं बल्कि चेरनिहिव क्षेत्र पर। यानी सिरस्की के अनुसार दुश्मन की तर्क इस प्रकार है। इस प्रकार रूस उम्मीद करता है कि वो मोर्चे की लाइन को फैलाएगा और यूक्रेन को मजबूर करेगा कि वो अपने मुख्य मोर्चों से, जहां अभी भीषण लड़ाई चल रही है, अपनी सेनाएं हटाकर दूसरी जगह भेजे। मकसद सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि यूक्रेनी सेनाओं को उलझाकर उनकी ताकत कमजोर करना भी है। बेलारूसी विकल्प पर भी विचार हुआ, पर क्रेमलिन असफल रहा। रूस में बेलारूस के क्षेत्र से ऑपरेशन की संभावना पर विचार किया गया था, लेकिन सिरस्की के अनुसार हाल की घटनाओं के बाद बेलारूस शायद ही फिर से अपनी जमीन हमले के लिए इस्तेमाल करने देगा। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको अच्छी तरह समझते हैं कि यूक्रेनी ड्रोन्स और मिसाइलें सिर्फ एक रात में उनकी पूरी तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां और ऊर्जा क्षेत्र को धूल में मिला सकती हैं। सिर्फ एक रात में। वो रूस में हो रही घटनाएं ध्यान से देख रहे हैं। साथ ही यूक्रेन उत्तर में गंभीर तैयारी कर रहा है। मई में पुलिशिया में नई किलेबंदी और बारूदी सुरंग अवरोध बनाए जा रहे थे और जून में सिरस्की ने खास तौर पर उत्तर दिशा की सुरक्षा के लिए मानव रहित प्रणालियों की नई इकाइयों के गठन की घोषणा की। यूक्रेन की नेशनल गार्ड के कमांडर पिवलेंको ने स्पष्ट किया, यहां रूसी आक्रमण तब संभव होगा जब सीमा पर 70,000 सैनिकों की तैनाती हो, लेकिन 2022 के परिदृश्य की पुनरावृत्ति यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं नहीं होने देंगी। और यही बेलारूसी गुत्थी सामने आती है, जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि चेरनिहिव और कीव को मजबूत करना जरूरी है क्योंकि पुतिन ने लुकाशेंको पर युद्ध में ज्यादा शामिल होने का दबाव बढ़ाया। लेकिन कहते हैं एक ही परिदृश्य पर अटकना जरूरी नहीं। एस्केलेशन सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियां नाटो के पूर्वी मोर्चे पर भी खतरे का अलार्म बजा रही हैं। पोलैंड की बाहरी खुफिया एजेंसी के प्रमुख पावेल शोता ने आज कहा, उद्धरण, व्लादिमीर पुतिन अपनी हार के कैदी बन चुके हैं और दांव बढ़ाते रहेंगे। उनके अनुसार रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध और कई साल तक जारी रख सकता है और नाटो के पूर्वी मोर्चे के देशों के खिलाफ उकसावे कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों को अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं में बाधा मानते हुए इसी संदर्भ में पोलैंड और यूक्रेन के बीच दरार का फायदा क्रेमलिन सक्रिय रूप से उठा रहा है। पोलैंड के खुफिया एजेंसियों के समन्वयक मंत्री तोमाश सेमान्याक ने चेतावनी दी है कि रूस पोलैंड और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनाव का इस्तेमाल सूचना अभियानों के लिए कर सकता है। मॉस्को का उद्देश्य उन्होंने इस तरह बताया, यूक्रेन की मौजूदा सरकार और खासकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर भरोसा खत्म करना और पोलैंड यूक्रेन संबंधों में तनाव बढ़ाना, खासकर पोलैंड में रह रहे यूक्रेनियों को प्रभावित करके। अब आइए रूस में नई लामबंदी की लहर की अफवाहों की ओर बढ़ते हैं। ऐसा है, सीधे तौर पर आम लामबंदी का कोई आदेश नहीं है और शायद आगे भी नहीं होगा, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष संकेत हैं कि क्रेमलिन बहुत सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में चेतावनी दी है। उन्होंने रूस के सभी मोबाइल फोन की एक सरकारी डाटाबेस बनाने का कानून साइन किया है। मॉस्को वासियों को विदेश पासपोर्ट के लिए सिर्फ सरकारी मैसेंजर मैक्स से ही आवेदन करना पड़ रहा है, जिसे आईफोन पर डाउनलोड नहीं किया जा सकता।
साथ ही वही अचानक उत्तरी सीमा का बंद होना भी है जिससे हमने एपिसोड शुरू किया था। मुद्दा यह है कि क्रेमलिन नागरिकों पर नियंत्रण बढ़ा रहा है। ये सभी मोबाइल फोन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, पासपोर्ट जारी करने पर नियंत्रण और सीमा चौकियों को बंद करना है। रूसियों ने यूक्रेनियों का जिस चीज पर मजाक उड़ाया था और वही उनके साथ हो रहा है। ये जनता पर नियंत्रण की मूल संरचना है। यही चीज उस सरकार को चाहिए जो नई लामबंदी की लहर से इनकार नहीं करती और चाहती है कि सभी भर्ती होने वाले लोग कहीं न भागें। और अगर वे भागने की कोशिश भी करें तो उन्हें बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। वैसे भी मोबाइल फोन को ट्रैक करना बहुत आसान है और अब उन्हें बस फोन रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया जाएगा। कुछ अहम खबरें हैं जो दिखाती हैं कि यूक्रेन और यूरोप व्लादिमीर पुतिन की किसी भी संभावित तनाव वृद्धि के लिए कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन और स्वीडन ने साब कंपनी के 16 ग्रिपेन ई मल्टीपर्पज फाइटर जेट्स की आपूर्ति पर सहमति की है। इस सौदे की कीमत लगभग 2 से ढाई अरब डॉलर है। जैसा कि आप याद करेंगे, ये बड़े बदलाव का हिस्सा है क्योंकि अक्टूबर 2025 के अंत में यूक्रेन और स्वीडन ने कम से कम 100 ग्रिपेन ई विमानों की खरीद के लिए एक समझौता किया था और कुल मिलाकर यह सौदा 150 ऐसे विमानों तक बढ़ सकता है। अलग से स्वीडन पिछले संस्करण के 16 ग्रिपेन सीडी विमान और दे रहा है जो 2027 की शुरुआत में यूक्रेन की सेना में शामिल हो जाएंगे। दूसरी खबर, यूक्रेन समुद्री युद्ध के नियमों को ही बदल रहा है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन से अपील की है कि वो रूसी छाया बेड़े के जहाजों को वैध सैन्य लक्ष्य घोषित करे। कहा गया है कि अवैध, मैं दोहराता हूं, अवैध रूप से प्रतिबंधित तेल उत्पादों का परिवहन सीधे तौर पर रूसी आक्रामकता को वित्त पोषित करता है, इसलिए ऐसे जहाजों को सामान्य नागरिक परिवहन नहीं माना जा सकता। ये पहले ही लागू है। पिछले साल यूक्रेन ने रूसी छाया बेड़े के लगभग 10 जहाजों को निशाना बनाया। मार्च में टैंकर आर्कटिक मेटागैस पर हमले के बाद कोई भी रूसी एलएनजी टैंकर अब भूमध्य सागर से गुजरने का जोखिम नहीं उठाता। अब मॉस्को को अपने छाया बेड़े के टैंकरों को अफ्रीका के चारों ओर केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजना पड़ रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स बहुत महंगी और बहुत जटिल हो गई है। तो आइए निष्कर्ष निकालें, क्या यूक्रेनी लंबी दूरी के हमले पुतिन की बढ़ती हुई आक्रामकता को रोक सकते हैं? ईमानदार जवाब हां भी और नहीं भी, दोनों एक साथ। पिछले कुछ दिनों में हमने मिसाइल पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले देखे। दुबना अंतरिक्ष संचार केंद्र पर हमले से रूस अस्थायी रूप से बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले की क्षमता खो बैठा। ईंधन संकट चुनाव से पहले रूस की अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। समाज ये संकेत दे रहा है कि या तो वो अब तक नहीं समझ पाया है कि क्या हो रहा है या फिर वो इस युद्ध से थकने लगा है। ये क्रेमलिन के नए बड़े हमले के संसाधन सीमित कर देता है। लेकिन यही विरोधाभास है, ऐसे हमले व्लादिमीर पुतिन को रुकने के बजाय हालात भड़काने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। निष्कर्ष पर जल्दी मत पहुंचिए। उदाहरण के लिए पोलिश खुफिया एजेंसी ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन अपनी हार के बंधक है और सत्ता बनाए रखने के लिए दांव बढ़ाते रहेंगे, जो अब इस चूहे व्लादिमीर पुतिन के हाथों से फिसलने लगी है। यही वो जाल है जिसमें पुतिन फंस गए हैं। वो पीछे नहीं हट सकते क्योंकि उन्होंने खुद को सार्वजनिक रूप से दोनबास और नोवोरोसिया की मुक्ति और विजेता की छवि से जोड़ लिया है। वो जीत भी नहीं सकते क्योंकि रूस के क्षेत्र में कारखाने जल रहे हैं, मिसाइलें और ड्रोन हर दिन और हर रात उड़ रहे हैं और रूस जो कुछ भी देखता है उस पर हमला कर रहा है। पेट्रोल खत्म हो रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है आदि। और एकमात्र रास्ता बचता है जो व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, वो है दांव बढ़ाना। यहीं से चेरनिहिव क्षेत्र पर हमला, पोलैंड बाल्टिक देशों के खिलाफ उकसावे, सीमाएं बंद करना और आबादी पर डिजिटल नियंत्रण जैसे परिदृश्य सामने आते हैं। जितना ज्यादा दबाव बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्रलोभन होता है कि ताकत दिखाने के लिए हालात को और बढ़ाया जाए। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरकार तानाशाह का यही आखिरी जोरदार प्रयास साम्राज्य के पूर्ण पतन का कारण बनेगा। इतिहास ने ऐसे परिदृश्य सैकड़ों बार दोहराए हैं और हमेशा तनाव बढ़ाने वाले ऐसे परिदृश्य शासन के पतन का कारण बने हैं। इसलिए इस कोने में फंसी रेबीज से संक्रमित चूहे को तनाव बढ़ाने की अपनी आखिरी कोशिश करने दो। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें।
अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए कोई भी डोनेशन कर सकते हैं। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, सबको अलविदा।